हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे विनियामक संस्थाओं के बारे में और उन संस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी के बारे में भी जानेंगे और ये भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। मुद्रा बाजार के संगठित क्षेत्र की एक शीर्ष संस्था है। भारतीय रिजर्व बैंक ही देश की मौद्रिक गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत 1935 में 4 अप्रैल को की गई थी और 4 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। रिजर्व बैंक के सामान्य प्रबंधन निर्देशन का कार्य 20 सदस्यों के केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा होता है, जिसमें एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक का मुख्यालय है वह मुंबई में है। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं, जिनके इनके मुख्य कार्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में है। अब जानते हैं रिजर्व बैंक के कार्य। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 2 प्रकार के कार्य हैं। 2 प्रकार के कार्य हैं, याद रखना है। पहला सामान्य केंद्रीय बैंकिंग कार्य और दूसरा है विकास संबंधी और प्रवर्तन कार्य। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं सामान्य केंद्रीय बैंकिंग के कार्य में क्या क्या आता है। तो इसमें आता है नोटों का निर्गमन। पहला, नोटों का निर्गमन। तो रिजर्व बैंक को 1 रुपये के सिक्के और नोटों एवं छोटे सिक्कों को छोड़कर भारत के विभिन्न मूल्य वर्ग के नोट जारी करने का एक अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक इसका विवरण भी सुनिश्चित करता है। करेंसी नोट जारी करने के लिए रिजर्व बैंक वर्ष 1957 से नोट प्राचलन की न्यूनतम विधि पद्धति को अपनाए हुए है। दूसरा कार्य है साख नियंत्रण। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण निम्न तरीकों से किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, बैंक की नकद कोष संबंधी आवश्यकताओं में परिवर्तित करके, बैंक दर नीति के द्वारा, चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा। तो चयनात्मक साख नियंत्रण द्वारा तो यह जो पद्धति है, यह पद्धति 1965 से अपनाई गई है। साख नियंत्रण वाली 1965 से अपनाई गई। उसके अंतर्गत उधार की अधिकतम मात्रा का निर्धारण, अग्रिम पर विभेदकारी दरें एवं प्रतिभूतियों के विरुद्ध न्यूनतम उधार आदि नीति अपनाई जाती है। तरलता संबंधी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करके और नैतिक प्रभाव के द्वारा। तीसरा कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में कार्य। तो रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों का ऋणदाता ही नहीं बल्कि उनके निदेशक और नियामक का भी होता है। अगला है विदेशी विनिमय नियंत्रण। तो रुपए की विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करता है तथा देश के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण करता है। अगला कार्य सरकार के बैंकर के रूप में कार्य। तो रिजर्व बैंक सरकार के लिए बैंकर, परामर्शदाता एवं एजेंट के रूप में कार्य करता है। यह सरकार को आर्थिक और मौद्रिक नीति संबंधी मामलों में सलाह देने के साथ साथ सरकार की सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था भी करता है। आर्थिक आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन भी करता है। अब जानते हैं विकास संबंधी एवं प्रवर्तन कार्य के अधीन रिजर्व बैंक के मुख्य कार्य। तो वह कार्य मुख्य कौन कौन से हैं? मुद्रा पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण, बचतों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उत्पादन के लिए उपलब्ध कराना, लोगों में बैंकिंग के आदत बढ़ाने के लिए प्रयास करना, 1949 की बैंकिंग नियमन अधिनियम में संशोधन कर बैंकिंग नियमन संशोधन एवं अन्य प्रावधान अधिनियम 2003 पारित किया गया। इससे रिजर्व बैंक की नियामक शक्तियों में वृद्धि हो गई है। अब अन्य बैंकों की भांति सहकारी बैंक भी रिजर्व बैंक से सीधे नियंत्रण एवं निगरानी के अंतर्गत आ गए हैं और सहकारी बैंकों के कामकाज के व्यवस्थित होने पर अब रिजर्व बैंक इन सहकारी बैंकों के
अध्यक्षों को भी हटा सकता है। अगली संस्था है विनियामक, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो भारत सरकार द्वारा 23 अगस्त 2003 को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA की स्थापना की गई। PFRDA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य है पेंशन निधियों की स्कीमों और उससे जुड़े अन्य आनुषंगिक मामलों में अभिदाताओं के हितों के संरक्षण हेतु पेंशन निधियों की स्थापना, विकास और विनियमन करने हेतु आय सुरक्षा को बढ़ावा देना। PFRDA के प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और अधिकतम 5 सदस्य हो सकते हैं। इनमें कम से कम 3 सदस्य पूर्णकालिक होते हैं। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। अगला है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी भी कहते हैं। तो देश के प्रतिभूति बाजार विकास और नियमन से संबद्ध सभी मामलों की देखभाल करने, निवेशकों के हितों को संरक्षण प्रदान करने तथा इन सभी मामलों में सरकार को सलाह देने के उद्देश्य के साथ सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को एक गैर सांविधिक संस्था के रूप में किया गया। 30 जनवरी 1992 को संसद द्वारा यह अध्यादेश को अधिनियम का रूप दे दिया गया। सेबी के प्रमुख कार्य, तो सेबी के प्रमुख कार्य क्या है? प्रतिभूति बाजार में धोखाधड़ी और अन्य गलत व्यापारिक तरीकों की रोकथाम, स्वयं विनियमित संगठनों को प्रोत्साहित करना, स्टॉक एक्सचेंजों के कामकाज और अन्य प्रतिभूति बाजार का नियमन, सभी प्रकार के स्टॉक ब्रोकरों, ट्रस्टियों व अन्य व्यवसायी बिचौलियों आदि को पंजीकृत करना तथा उनके कार्य का विनियमन करना, प्रतिभूति बाजार में इनसाइड ट्रेडिंग को रोकना, म्यूचुअल फंडों सहित सामूहिक निवेश स्कीमों का पंजीकरण करना और उनका नियमन करना, प्रतिभूति बाजार में कार्यरत विभिन्न संगठनों के कायाकलाप का निरीक्षण करना, प्रतिभूति बाजार से संबद्ध व्यक्तियों संस्थाओं को प्रशिक्षित करना और निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में शिक्षित करना। अब जानते हैं कि सेबी की संरचना। तो सेबी का प्रबंध एक 6 सदस्यीय प्रबंधकीय निकाय द्वारा किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नामित एक चेयरमैन, वित्त और कानून की जानकारी वाले केंद्रीय मंत्रालयों के 2 अधिकारी सदस्य के रूप में और रिजर्व बैंक का एक अधिकारी सदस्य के रूप में तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 अन्य सदस्य होते हैं। किसी भी शेयर बाजार को मान्यता प्रदान करने या मान्यता रद्द करने का अधिकार सेबी को हस्तांतरित किया गया है। सेबी अधिनियम 2002 के तहत इनसाइड ट्रेडिंग के लिए सेबी 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना कर सकती है। इसी अधिनियम के अनुसार लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में 1 लाख रुपए प्रतिदिन की दर से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। देश में पूंजी बाजार को गति प्रदान करने के उद्देश्य से सेबी ने कंपनियों को अपने शेयर के मूल्य तय करने की अनुमति दी है। इसके तहत वह कंपनियां 10 रुपए से कम के शेयर भी जारी कर सकती है। अगस्त 2003 को सेबी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने वाली कंपनियों के पास शुद्ध दृश्य परिसंपत्तियां कम से कम 3 करोड़ होनी चाहिए। स्पॉट डिलीवरी के आधार पर किए गए सौदों के विनियमन व नियंत्रण तथा किसी शेयर बाजार द्वारा किसी कंपनी के शेयरों को अधिसूचित करने संबंधी कंपनियों की शिकायतों की सुनवाई भी अब सेबी ही कर सकती है। अगली संस्था है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, इसको ट्राई बोलते हैं, TRAI। तो ट्राई तो एक स्वतंत्र विनियामक के तौर पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1997 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना के लिए संसद द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 1997 पारित किया गया था। वर्ष 1997 में पारित हुए दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम ने
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1988 का स्थान लिया। ट्राई का प्रमुख उद्देश्य है उच्च स्तरीय कार्य क्षेत्र और स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा के लिए पारदर्शी नीति तैयार करना और भारत दूरसंचार व्यवसाय को विनियमित करना। ट्राई के प्रमुख कार्य नई सेवा प्रदाताओं की पहचान करना और उनके इस प्रतिस्पर्धा में उतारना, सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस प्रदान करना, सेवा प्रदाताओं द्वारा तकनीकी विकास की गतिविधियों में सहायता प्रदान करना, प्रतियोगिता एवं संवर्धन सक्षमता हेतु मानदंड तय करना, दूरसंचार में प्रयुक्त उपकरणों की जांच पड़ताल मंजूरी प्रदान करना, उपलब्ध स्पेक्ट्रमों, इसको फ्रिक्वेंसी कहते हैं, का कुशलतापूर्वक प्रबंधन, दूरसंचार संबंधी विवादों का निपटारा, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपीलीय न्यायाधिकरण करता है। अगली संस्था है विद्युत नियामक आयोग। इसके अंतर्गत पहला केंद्रीय बिजली नियामक आयोग आएगा। तो केंद्रीय बिजली नियामक आयोग CERO की स्थापना विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 के प्रावधानों के अंतर्गत 25 जुलाई 1998 को अर्ध न्यायिक शक्तियों वाले एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग का अध्यक्ष केंद्रीय आयोग का पदेन सदस्य होता है। दूसरा है राज्य बिजली नियामक आयोग। तो विद्युत नियामक आयोग अधिनियम 1998 की राज्य सुधार अधिनियम के अंतर्गत अनेक राज्य विद्युत नियामक आयोग SERC का गठन किया गया। SERC बिजली अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत है। तीसरा है विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण। केंद्र सरकार ने विद्युत प्राधिकरण 2003 की धारा 110 के तहत विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण गठित किया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और न्यायाधिकरण नियामक आयोगों न्यायिक अधिकरणों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। अगली संस्था है बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण। तो देश में बीमा क्षेत्र के नियमन के लिए बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, जिसको बोलते हैं IRDA या IRDA, की स्थापना 19 अप्रैल 2009 को की गई। यह प्राधिकरण देश की संसद के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी है और इसके निर्देशों को परिवर्तित करने और इसे दिशा निर्देश देने का अधिकार भी संसद के पास है। IRDA की स्थापना बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अंतर्गत की गई है। वर्ष 2002 में इस अधिनियम में आवश्यकता अनुसार कतिपय संशोधन भी किए गए। IRDA के प्रमुख कार्य IRD के प्रमुख कार्य हैं बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा और हितों के संवर्धन का उचित निरूपण, बीमा उद्योगों के क्रमबद्ध विकास हेतु विनियम उन्नयन की नीतियां बनाना, स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा वातावरण निर्मित कर उच्च स्तरीय बीमा क्षमता वित्तीय संरचना का निर्माण। और IRDA ने बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को मान्यता दी है और बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने वाली निजी कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा 26% से बढ़ाकर 49% तक की जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।